हाय, वेलकम बैक। आज का लेक्चर वीडियो है, इसमें क्वेश्चंस है वो मोस्टली कॉलम और बीम के टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 251 में पूछा है कि कोई लिंटल है, उसके लिए लोड होगा वो कितना होगा। तो इससे पहले एक तो आपको पता होना चाहिए कि लिंटल क्या होता है। तो ये एक रूम का फ्रंट है। जो ओपनिंग आपको दिख रही है वो यहाँ पे डोर है, और जो लाइनिंग करके दिखाया हुआ है वो दीवार का एरिया है। और ऊपर ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये लिंटल है। इसका पर्पस ये है कि नीचे ओपनिंग है यहाँ पे, तो इसके ओपनिंग के ऊपर की जो वॉल होगी उसको सपोर्ट कौन करेगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये लिंटल प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मोस्टली आरसीसी या स्टोन का होता है। और ये एक्ट करता है एज ए बीम, जो कि साइड्स पे सपोर्टेड है और ऊपर से इसके एक यूडीएल लग रहा है। इसको बोलते हैं लिंटल। क्वेश्चन में यहाँ से पूछा है कि लिंटल के लिए लोड कैलकुलेट करेंगे वो इस पर्टिकुलर केस के लिए कितना होगा। लिंटल के लिए लोड कैलकुलेट करते हैं वो दो टाइप के केसेस बनते हैं वहां पे। मोस्ट इंपोर्टेंट दो केसेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। एक तो लोड कैलकुलेट करने के लिए हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। WSM मेथड की अगर हम बात करें, इस बुक में जो क्वेश्चन है वो मोस्टली WSM के ही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। ये एंगल होता है, ये 60 डिग्री होता है। इधर का ट्राइंगल का ये एंगल होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसकी सारी साइड्स हैं वो इक्वल है। एक तो ये केस बन गया। दूसरा हो सकता है कि सारी साइड्स इक्वल रख के सेम हम ट्राइंगल बनाएंगे, बट लिंटल और रूफ के बीच की स्पेसिंग काफी कम है। ये रूफ है, तो अगर लिंटल और रूफ के बीच की स्पेसिंग कम है और लिंटल का स्पैन ज्यादा है, तो मे बी कुछ इस टाइप से भी ट्राइंगल बन सकता है कि ट्राइंगल का जो अपेक्स है वो स्लैब से ऊपर आए। इस पर्टिकुलर केस में स्लैब या रूफ जो है उससे नीचे आ रहा है ट्राइंगल का अपेक्स, जो ये अपेक्स है। तो इस टाइप से अगर केस बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का जो ये वाला जो दीवार का पार्ट है उसको एज ए ट्राइंगुलर लोडिंग हम कंसिडर करेंगे लिंटल पे, और उस ट्राइंगुलर लोडिंग के कारण बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे और लिंटल को डिजाइन करेंगे। अगर दूसरा वाला केस बन रहा है जिसमें कि ट्राइंगल का अपेक्स है वो स्लैब से ऊपर आ रहा है, अगर इस टाइप से केस बन रहा है कि ट्राइंगल है ये 60 डिग्री है, ये दोनों 60 डिग्री है, बट रूफ और लिंटल के बीच की डिस्टेंस कम थी और जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ उसकी हाइट ज्यादा है, तो ट्राइंगल का अपेक्स है वो स्लैब से ऊपर आ रहा है। अपना जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है डेटा, उसमें यहाँ पे स्पैन है वो 2 मीटर है, जो लिंटल का स्पैन है। और गिवन है कि लिंटल का फ्लोर से लेवल है वो 2.1 मीटर है और रूफ का फ्लोर से लेवल 2.9 मीटर है। तो लिंटल और रूफ के बीच की डिस्टेंस होगी 2.9 मीटर माइनस 2.1 मीटर, जो कि होगी 0.8 मीटर। इट मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है ये 0.8 मीटर होगी लिंटल और रूफ के बीच की डिस्टेंस। और जो ट्राइंगल की हाइट अगर हम कैलकुलेट करें, तो जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उसको हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जिसकी हाइट h है। तो ट्राइंगल दो डिफरेंट ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। अगर हम लेफ्ट वाला ट्राइंगल को कंसिडर करें, ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करें, ये डिस्टेंस होगी 1 मीटर, जो लेफ्ट वाला ट्राइंगल है इसका बेस जो है। हाइट को हम h से डिनोट कर रहे हैं और सारी साइड्स हैं वो 2 मीटर है, क्योंकि तीनों एंगल हैं वो 60 डिग्री है। तो यहां से ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर हम h कैलकुलेट करेंगे तो h आएगा √3, और ऑब्वियसली √3 है वो ज्यादा है 0.8 मीटर से, इसलिए ट्राइंगल का अपेक्स है वो स्लैब के ऊपर बन रहा है। अब सेकंड है कि अगर इस टाइप हो तो हम लोडिंग कैसे निकालें। तो एक तो जो वॉल का एरिया, वॉल की जो लोडिंग आ रही थी वॉल के वेट के कारण, वो पहले ट्राइंगुलर थी फर्स्ट वाले केस में, जब अपेक्स है वो स्लैब से नीचे था। बट इस वाले केस में ये रेक्टेंगुलर होगी और लोडिंग यहाँ पे होगी, ये जो शेड किया कर रही हूं मैं एरिया, ये वाला एरिया लोडिंग होगी, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है,
क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर की हाइट यहाँ पे हो जाएगी, अगर यहाँ पे हम देखें तो रेक्टेंगल की हाइट हो जाएगी 0.8 मीटर, जो कि अपेक्स और स्लैब के बीच की डिस्टेंस है। 0.8 मीटर हाइट और 2 मीटर इसकी लेंथ है। और अगर इसके लिए बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना हो तो हम सिंपली जो बीम वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में इसने सिर्फ इतना ही पूछा है कि सेल्फ वेट के अलावा और किस किस का लोड आएगा। तो एक तो ये जो मैंने शेडेड वाला एरिया किया इसका लोड आएगा, इसका सेल्फ वेट आएगा, प्लस यहाँ पे अपेक्स बन रहा है वो स्लैब से ऊपर बन रहा है, इसलिए स्लैब का और स्लैब के ऊपर जो लोड आ रहा है वो भी लिंटल पे ट्रांसफर होगा। ये वाला जो एरिया है इसके कारण स्लैब का लोड और स्लैब या रूफ जो भी है उसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो लोड भी लिंटल पे ट्रांसफर होगा। और वॉल का जो लोड बनेगा वो यूडीएल बनेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यूडीएल ऑफ वॉल प्लस लोड फ्रॉम द रूफ। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252। यहाँ पे पूछा है कि कॉलम्स के लिए जो मिनिमम क्लियर कवर होगा वो क्या होगा। कॉलम्स के लिए मिनिमम क्लियर कवर होता है वो 40 mm या जो हम बार्स यूज कर रहे हैं उनके डाया के इक्वल होता है। इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो हम यहाँ पे लेंगे। ये गिवन है पेज 47 पे, IAS 456 के पेज नंबर 47 पे ये गिवन है। आप चाहो तो और डिटेल वहां से जान सकते हो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253। यहाँ पे पूछा है कि आरसीसी वर्क में जो हम स्टील यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं। तो एक तो हम करते हैं माइल्ड स्टील जिसका FY होता है 250। इसके अलावा हम यूज करते हैं FE 415 और FE 500 जो कि होती हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील होता है जो किचन में हम यूटेंसिल्स यूज करते हैं स्टील के, उनमें यूज होता है स्टेनलेस स्टील। सी और डी भी नहीं होंगे। यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। हाई टेंशन स्टील नहीं, हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ हाई होती है इनकी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 254। 254 में पूछा है कि आरसीसी में जो मेन बार्स हम यूज करेंगे उनका डाया किससे कम नहीं होना चाहिए। आरसीसी में जो हम बार्स यूज करते हैं उनका मिनिमम डाया स्पेसिफाई किया हुआ है कोड ने, और उसका रीजन ये है कि अगर बहुत थिन बार हमने यूज करी जिनका डाया बहुत ही कम है और लेंथ बहुत ज्यादा हुई, तो जैसे कि ये बार है तो ये इस तरीके से बक्कल होने की टेंडेंसी रखेगी। इस तरीके से ये यहाँ से बक्कल हो सकती है, ये पूरी की पूरी बक्कल हो सकती है, कैसे भी बक्कल होने की टेंडेंसी रहेगी। इसको रोकने के लिए हमने जो बार यूज करते हैं वो 12 mm से ज्यादा डाया की ही हमेशा करते हैं, क्योंकि बार का डाया अगर ज्यादा होगा तो उसके बकलिंग के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255। यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है कॉलम के रेनफोर्समेंट के रिगार्डिंग, कॉलम का स्पेसिफिकली जो लेटरल रेनफोर्समेंट होता है उसके रिगार्डिंग। ऑप्शन ए में बोला है कि ये जो मेन रेनफोर्समेंट या जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं उनको बकलिंग को प्रिवेंट करेंगी। तो ऐसा होता है जैसे ये एक बार है, ये दूसरी बार है, इस तरीके से आपने टाई कर दी तो ये टाई हो रखी है चारों तरफ से, तो अब बक्कल नहीं हो पाएंगी, ये लेटरली मूव नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये कन्फाइन हो गई है लेटरल रेनफोर्समेंट के कारण। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी में बोला है कि जो शीयरिंग होगा कंक्रीट का डायगोनल प्लेन में ये उसको भी स्टॉप करेंगे। तो अगर वर्टिकल लोड लग रहा है तो उस केस में शियर आता है वो इसे 45 डिग्री पे आता है डायगोनल के लॉन्ग, और उस शियर के कारण हो सकता है कि कंक्रीट में फेलियर होए, तो ये लेटरल रेनफोर्समेंट होता है, ये इसको प्रिवेंट करता है। ऑप्शन सी में बोला है कि लेटरल रेनफोर्समेंट होता है वो जो कवर है कंक्रीट का, जैसे कि ये बार है और यहाँ पे ये कंक्रीट एक्स्ट्रा डाली हुई है, कवर है, तो अगर बार बक्कल होगी तो कंक्रीट का जो कवर है वो हट जाएगा, तो ये उसको भी प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन सी भी सही है।
ऑप्शन डी में बोला है कि इनका जो डाया होगा वो 5 mm से कम नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्शन है, ये होता है 6 mm। 6 mm से कम नहीं होना चाहिए और 5/4 से भी कम नहीं होना चाहिए। 5 है वो लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट की जो बार्स है उनका डाया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256। 256 में बोला है कि आरसीसी का कॉलम है उसको हम शॉर्ट कॉलम कब ट्रीट करेंगे। तो IS 456 के पेज नंबर 41 पे ये गिवन है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई कॉलम है वो शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। तो इसके लिए हम ये दोनों कैलकुलेट करेंगे, LEX अपॉन डी, LEY अपॉन बी। डी यहाँ पे डेप्थ है और बी है वो विड्थ है। ये कैलकुलेट करेंगे, अगर ये दोनों 12 से कम आ रहे हैं तो उस केस में शॉर्ट कॉलम होगा, और 12 से ज्यादा आ रहे हैं तो हम इसको सिलेंडर कॉलम या लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन है 12 का, तो यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हमने देखा IS कोड को ही हम फॉलो करते हैं आरसीसी के लिए, और आरसीसी के कोड में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 12 है वो फैक्टर जो वो स्लेंडरनेस रेशियो जो डिसाइड करता है कि कॉलम शॉर्ट है या कॉलम लॉन्ग है। तो 256 और 257 में कोई सा भी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258। यहाँ पे गिवन है कि कोई कॉलम है आरसीसी का जिसकी इफेक्टिव लेंथ है वो 4.40 मीटर है और उसका डाया है वो 32 सेंटीमीटर है, और हमें सिलेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करना है। सर्कुलर कॉलम के लिए जो सिलेंडरनेस का रेशियो होता है वो होता है L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन होता है I अपॉन A का रूट। सर्कुलर कॉलम के लिए I होता है π/64 इंटू d⁻⁴ अपॉन A यहाँ पे है π/4 d⁻⁴, और इसका स्क्वायर रूट, सॉरी ये स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अंदर बचेगा d² अपॉन 16, जिसका हम रूट करेंगे तो आ जाएगा d/4। तो L यहाँ पे गिवन है 4.4 मीटर, सेंटीमीटर में हो जाएगा 440 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई d/4, d है 32 तो d/4 हो जाएगा 8। तो इसको 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 55, जो कि गिवन है ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 259। 259 में गिवन है कि कोई कॉलम है जिसमें कंक्रीट का एरिया AC है, स्टील का एरिया ASC है और सेक्शन का टोटल एरिया वो A है। तो एक तो हम यहाँ पे ये रिलेशन लिख सकते हैं कि टोटल एरिया इक्वल होगा स्टील का एरिया प्लस कंक्रीट का एरिया। M यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो है, सिग्मा C है वो कंक्रीट के लिए अलाउेबल स्ट्रेस है, और पूछा है कि टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी कॉलम की। तो कॉलम की टोटल स्ट्रेंथ मतलब कॉलम कितना लोड ले सकता है, और वो इक्वल होगा समेशन ऑफ कंक्रीट कितना लोड ले सकता है, स्टील कितना लोड ले सकता है। कंक्रीट के लिए अलाउेबल स्ट्रेस है सिग्मा C है, स्टील के लिए हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको सिग्मा S से। तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम हो जाएगी, पहले कंक्रीट का लिख देते हैं AC इंटू सिग्मा C प्लस सिग्मा SC लिख देते हैं कंप्रेसिव की स्ट्रेंथ इंटू ASC। ऑप्शंस हैं वो M की फॉर्म में, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ा होगा तो हमने स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स में इक्वेशन डिराइव भी की थी कि जो रिलेशन होता है सिग्मा SC वो इक्वल होता है M इंटू सिग्मा C के। अगर आपने डेरिवेशन नहीं पढ़े हैं तो भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। M है वो 1 से ग्रेटर है, सिग्मा C है वो स्टील की स्ट्रेसेस से कम है, तो जो छोटा है सिग्मा C उसको M से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा सिग्मा SC के। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इसको, AC सिग्मा C प्लस M इंटू सिग्मा C इंटू ASC। ये गिवन है ऑप्शन ए में। इसी को आगे मॉडिफाई कर करके आगे के ऑप्शंस बनाए गए हैं।
नेक्स्ट वाले में क्या किया है, इसने ये वाला रिलेशन यूज कर लिया है कि AC की जगह A माइनस ASC रख दिया है, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इधर इट इज रखा है, AC की जगह लिख दिया है A माइनस ASC। ASC स्टील का एरिया है कंप्रेशन में, जो कॉलम में स्टील प्रोवाइडेड है लॉन्गिट्यूडनल वाली, M सिग्मा C इंटू ASC। फिर इसी को मॉडिफाई करके इसने आगे दूसरा एक्सप्रेशन बनाया है। दूसरे एक्सप्रेशन में इसने सिग्मा C तो कॉमन बाहर ले लिया है क्योंकि सिग्मा C हर एक में आ रहे हैं, और एक जगह आ गया A प्लस नेक्स्ट वाले में M माइनस 1 बाहर कॉमन आ जाएगा और ASC है ये बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन C भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट है 260। 260 में बोला है कि ये जो फॉर्मूला है इसको हम ये वाला जो हमारा आया है A प्लस M माइनस 1 इंटू ASC, इसको इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया भी बोला जाता है आरसीसी में। इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया मतलब जितना ये है उतना अगर कंक्रीट का एरिया प्रोवाइड करेंगे तो वो सेक्शन और अभी वाला जो सेक्शन है वो दोनों सेम होंगे, सेम उनकी स्ट्रेंथ होगी। क्वेश्चन में ये पूछा है कि आरसीसी में ये जो इक्विवेलेंट एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है ये कौन से मेथड में गिवन है, तो ये गिवन है मॉड्यूलर रेशियो मेथड में। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है उसको मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी बोला जाता है क्योंकि हम उसको M को यूज करते हैं और M है वो मॉड्यूलर रेशियो है। तो 260 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 261 काफी सिंपल है, यहाँ पे इसने पूछा है कि जो इलास्टिसिटी होता है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी Y जो होता है वो स्टील के लिए कितना होगा, तो वो स्टील के होता है 2 इंटू 10⁵ आपने काफी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये वैल्यू देखी होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसको अगर किलो न्यूटन में लिखेंगे तो आ जाएगा 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि गिवन है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आंसर होगा। आंसर के में जो आंसर गिवन है वो ऑप्शन डी है, जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262। यहाँ पे पूछा गया है कि IS 456/1978 के अकॉर्डिंग जो कंक्रीट बनाने में हम वाटर यूज करेंगे उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए। तो IS 456/1978 के अकॉर्डिंग उस वाटर की पीएच है वो लेस देन 6 नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 6। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे 6 है वो मिसिंग है तो आपने लिखना है खुद से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और इम्पोर्टेंट बात कि IS 456/2000 में भी ये नॉट लेस देन 6 ही है। तो अभी अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक पे आता है तो लेटेस्ट जो कोड है उससे पूछा जाएगा, 1978 से नहीं पूछा जाएगा, तो उसमें भी सेम है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263। यहाँ पे पूछा है कि कोई कंटिन्यूअस बीम है, उसको हम डीप बीम कब बोलेंगे। तो डीप बीम नाम से ही पता चल रहा है कि अगर डेप्थ ज्यादा हुई काफी तो उस केस में हम उसको डीप बीम बोलेंगे। और इसका क्राइटेरिया होता है वो होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन ओवरऑल डेप्थ के बेसिस पे। डी कैपिटल डी ले रहे हैं यहाँ पे, ओवरऑल डेप्थ है, इनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। और जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है 2, सिंपली सपोर्टेड के लिए, और कंटिन्यूअस के लिए होता है 2.5। ये वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी। अब क्राइटेरिया क्या होगा, जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ा रहे हो वैसे वैसे डी की वैल्यू बढ़ेगी और LE/D की वैल्यू घटेगी। तो जितना ज्यादा डेप्थ बढ़ाते जाओगे उतनी ये वैल्यू कम होती जाएगी। इट मीन्स ये है 2 से कम होना चाहिए, और नीचे वाले में देखें तो होगा 2.5 से कम होना चाहिए। तो 263 का आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। लेस देन अगर 2.5 आ गया है LE/D का रेशियो तो उस बीम को हम डीप बीम कंसिडर करेंगे। आंसर की में आंसर गिवन है वो ऑप्शन ए है, जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 264। 264 काफी सिंपल है। यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट जो होगा वो कितना होगा। तो ये होता है बीम के लिए 4%, कॉलम के लिए अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है बार्स की तो 6% होता है, अगर बार्स की ओवरलैपिंग वहां पे हो रही है तो वहां पे भी 4% हो जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 265 में पूछा है कि जो हम साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो डेप्थ किससे एक्सीड करेगी तो करेंगे। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये होता है 750 mm। अगर 750 mm से ज्यादा अगर बीम की डेप्थ आ गई है, जो बीम में जो वेब है उसकी डेप्थ अगर 750 mm से ज्यादा हो गई है तो उस केस में वहां पे साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये IS 456 में पेज नंबर 47 पे गिवन है कि साइड फेस रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे अगर वेब की डेप्थ है वो 750 mm से एक्सीड कर रही है, प्लस जो टोटल एरिया ऑफ सच रेनफोर्समेंट होगा वो लेस देन 0.1% ऑफ द वेब एरिया नहीं होना चाहिए। मतलब जो रेनफोर्समेंट का जो एरिया होगा वो 0.1% ऑफ वेब एरिया से ज्यादा होना चाहिए। ये 0.1% भी काफी बार पूछ लिया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि एक फेस पे करेंगे कि दोनों पे करेंगे, तो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, shall be distributed equally on two faces at a spacing not exceeding 300 mm or wave thickness whichever is less। तो बोथ फेसेस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 0.1% एरिया प्रोवाइड करेंगे जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट होगा साइड फेस के लिए, और प्रोवाइड करेंगे अगर 750 mm से ज्यादा अगर थिकनेस आ रही है वेब की तो आज के लेक्चर वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।